जय हिंद दोस्तों अपने 12वीं भूगोल के सिलेबस को इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा, पहला ही पार्ट है उसका टॉपिक रहेगा मानव भूगोल का विकास या विकास क्रम। मानव भूगोल का विकास क्रम। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ाओ, तो क्वालिटी आप अपने मोबाइल में बढ़ा सकते हो, जिस भी माध्यम से आप देखते हो। तो उसमें आपको यूट्यूब का वीडियो चलता है तो कोने में 3 डॉट्स मिलेंगे, इनको क्लिक करोगे तो इनको क्लिक करने के बाद में आपको 144 और 240, 350, 440, 730 ऐसे आपको क्वालिटीज मिलेगी। इसको क्लिक करते ही आपको आएगा प्ले स्पीड और उसको क्लिक करोगे तो आपके पास 144, 240, 350 आएगा। तो आप उसमें 340 कर लेना, 340 ठीक रहेगा। वैसे 440, 730 तक भी कर सकते हो, लेकिन 350 में करके देख लेना, उसमें आपको क्लियर दिखेगा और क्वालिटीज आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, जितनी भी आपको क्वालिटीज चाहिए वो। ठीक है, अब अपने टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक है वह है मानव भूगोल का विकास क्रम। तो मानव भूगोल है, मानव भूगोल हम पीछे बात कर चुके हैं कि ये आज नहीं, मनुष्य मानव की जब उत्पत्ति हुई थी, उत्पत्ति काल से लेकर आज तक जितना जो आधुनिक काल है, इस आधुनिक काल तक मनुष्य और प्रकृति है, पर्यावरण है, इनके बीच में जो अंतर क्रियाएं हुई है, उन अंतर क्रियाओं में हमेशा परिवर्तन होता रहा है। तो मानव और पर्यावरण के बीच जो अंतर संबंध है, इन अंतर संबंधों के परिवर्तनशील जो क्रियाएं चलती है, इन परिवर्तनशील क्रियाओं का जो अध्ययन है, इसका इतिहास है वो बहुत लंबा चौड़ा है। तो इस इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। 3 भाग कौन कौन से? इसके 3 भाग आते हैं। पहला है प्राचीन काल, प्राचीन काल, और दूसरा आता है मध्यकाल, तीसरा आता है आधुनिक काल। तो दोस्तों यह जो 3 कालों में विभाजित किया जाता है, इसमें यही है, मानव भूगोल की प्रकृति यही है कि मानव भूगोल में मनुष्य और जिस प्रकृति में, जिस पर्यावरण में मनुष्य निवास करता है, उनके बीच में संबंध किस प्रकार के हैं, तो उन संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और यह संबंध हमेशा परिवर्तनशील रहते हैं। तो इस परिवर्तनशील संबंधों को देखते हुए, इनका जो परिवर्तन चलता है, इस परिवर्तन को देखते हुए इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राचीन काल। तो हम बात करते हैं प्राचीन काल की, कि प्राचीन काल में मनुष्य और प्रकृति के बीच में किस प्रकार का व्यवहार रहता है, किस प्रकार का संबंध रहता है। तो जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में मानव भूगोल है, उसमें क्या था? प्राचीन काल में रहता है कि वातावरण है, वातावरण को ज्यादा प्रभावी माना जाता है और वातावरण को प्रभावी मानते हुए इसका अध्ययन किया जाता है। इस प्राचीन काल में मनुष्य है, मनुष्य के पास में तकनीकी विकास नहीं रहता है, तो एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पाता है। तो इस कारण से जो मानव समाज है, मानव समाजों के बीच में क्रियाएं हैं न के बराबर रहती है, यानी क्रियाएं अनोनी क्रियाएं होती है, यानी बिल्कुल भी नहीं होती है, एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पाता है। एक मानव समाज है दूसरे मानव समाज के संपर्क में नहीं आता है। इस प्रकार से इनका जो चलता है, तो वातावरण है, वातावरण ज्यादा क्या रहता है? प्रभावी रहता है। वातावरण प्रभावी रहता है। इसके बारे में देखते हैं कि एक दूसरे के बारे में, प्राचीन काल में एक दूसरे के बारे में जो ज्ञान है, एक दूसरे के बारे में जो ज्ञान है, वो ज्ञान बिल्कुल कम रहता है, यानी जानकारी कम रहती है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि सबसे पहली बात तो परिवहन का विकास नहीं होता है, परिवहन का विकास बिल्कुल कम रहता है। परिवहन के विकास के अभाव के कारण या परिवहन के अभाव के कारण
मनुष्य है, मनुष्य का एक दूसरे के बारे में ज्ञान है, जानकारी है, बिल्कुल कम रहती है। दूसरी बात रहती है कि मानव समाज है, मानव समाजों के बीच में, मानव समाजों के बीच जो क्रियाएं है वो क्रियाएं न के बराबर चलती है, क्रियाएं न के बराबर होती है। तो एक दूसरे के बारे में ज्ञान न होने का कारण क्या है? एक तो परिवहन का विकास नहीं होता है, परिवहन की सुविधाएं नहीं है, तो परिवहन की सुविधाओं के अभाव में मनुष्य एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं लेता है। और मानव समाज है, मानव समाज है, एक मानव समाज दूसरे मानव समाज के साथ में कोई क्रियाएं नहीं करता है, क्रियाएं न के बराबर होती है। इस कारण क्या रहता है कि एक दूसरे के बारे में ज्ञान है, वो ज्ञान क्या है? सीमित है। ज्ञान कैसे है? सीमित है। दूसरी बात अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर वातावरण प्रभावी रहता है, वातावरण प्रभावी रहता है, वातावरण की छाप रहती है। तो वातावरण की छाप कैसे रहती है वो देखते हैं। तो वातावरण की छाप है, वातावरण की छाप को यानी उस समय प्राचीन काल में देखा जाए तो पर्यावरण प्रभावी रहता है। इसको अभिव्यक्त करते हुए कुछ विद्वान है, जैसे थेल्स है, एनेक्सिमेंडर है। थेल्स एनेक्सिमेंडर ने वातावरण को प्रभावी मानते हुए जलवायु के प्रभाव को मानव और वनस्पति से जोड़ा है, मानव और वनस्पति से जोड़ा है कि जिस प्रकार की जलवायु होती है वहां की वनस्पति उसी प्रकार की होती है। जिस प्रकार की जलवायु है मनुष्य और वनस्पति प्रभावित होते हैं जलवायु के कारण। तो जलवायु का प्रभाव माना है ये वातावरण के कारण ही है। दूसरी बात अपने भारत के रूप में देखते हैं तो भारत में प्राचीन काल में वेद रचे गए थे। तो वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है। भूगोल के रूप में देखें तो मानव भूगोल के रूप में वेदों में क्या बताया गया है कि वेदों में वातावरण को पर्यावरण को प्रभावी मानते हुए कहा है कि जो भी अपने प्राकृतिक तत्व है, प्राकृतिक तत्वों को देवता माना है। प्राकृतिक तत्वों को क्या माना है? देवता मानकर अध्ययन किया गया है। देवता मानकर अध्ययन किस प्रकार से किया गया है? जैसे अग्नि है तो प्राचीन काल में अग्नि को देवता मानते हैं। सूर्य है, सूर्य को देवता मानते हैं। लेकिन आधुनिक काल में क्या है, आज वर्तमान काल में जैसे ही तकनीकी विकास होता है, जानकारी आगे बढ़ती है, तो सूर्य के बारे में जानकारी मिलती है कि सूर्य एक आग का गोला है। लेकिन प्राचीन काल में क्या था? सूर्य भगवान था, सूर्य देवता था, यानी उनकी जो छवि है वो एक देवता के रूप में थी। देवता के रूप में उनकी पूजा अर्चना की जाती थी, आराध्य देव थे। जल है, जल को भी देवता माना जाता, जल भी देवता है, जल है, जल का देवता जैसे वरुण है। वर्षा है, वर्षा को भी एक वर्षा का देवता जैसे इंद्र भगवान है। इंद्र भगवान को देवता मानकर पूजा करते हैं कि जैसे इंद्र भगवान खुश होंगे तो इंद्र भगवान जैसे खुश होंगे वर्षा होगी, इंद्र भगवान हमारे से नाखुश रहेंगे उसमें वर्षा नहीं होगी। तो प्राचीन काल में क्या रहता था? प्राचीन काल में इस प्रकार की प्रकृति थी, ऐसी मान्यताएं थी। आराध्य हमारे आराध्य थे, जो प्रकृति है वातावरण है वो हमारे लिए क्या थे? आराध्य थे। तो प्राकृतिक तत्वों को क्या माना जाता था? देवता माना जाता था। इनके बाद में आता है अरस्तु, एक यूनानी विद्वान के रूप में अरस्तु है। अरस्तु क्या मानते हैं? अरस्तु भी जलवायु का प्रभाव मानते हैं। जलवायु के प्रभाव को दर्शाते हुए उन्होंने क्या बताया कि जैसे एक मनुष्य है, मनुष्य पर जलवायु का प्रभाव होता है, और मनुष्य जिस प्रकार का वातावरण है, यानी जैसे ठंडा वातावरण है, तो ठंडे वातावरण में इन्होंने कहा है कि मनुष्य ठंडे वातावरण में बहादुर यानी शारीरिक रूप से तो वो ठोस होता है, लेकिन उसका चिंतन कैसा है? चिंतन कमजोर है, चिंतन कमजोर माना है। उष्ण प्रदेश है, गर्म प्रदेश है। जैसे मुख्य रूप से उदाहरण के रूप में लिया है एशिया को, एशिया को लिया, और इन्होंने क्या कहा है कि उष्ण प्रदेशों में, एशिया के प्रदेशों में मनुष्य है, मानव कैसे रहते हैं? वो शारीरिक रूप से तो रहते हैं सुस्त, शारीरिक रूप से तो सुस्त रहते हैं, लेकिन चिंतन में वो कमजोर नहीं है, वो चिंतनशील है। कैसे है? चिंतनशील है। तो इस प्रकार से
देखते हैं तो ये क्या है, अरस्तु ने भी वातावरण को प्रभावी मानते हुए, जलवायु को प्रभावी मानते हुए बताया कि मनुष्य पर जलवायु का प्रभाव रहता है। जिस प्रकार की जलवायु में मनुष्य निवास करता है उसका प्रभाव उस पर बिल्कुल रहता है। जैसे ठंडे प्रदेशों में मनुष्य बहादुर होता है लेकिन चिंतन में कमजोर होता है, और उष्ण प्रदेशों में मनुष्य शारीरिक रूप से कमजोर होता है, सुस्त होता है, लेकिन चिंतनशील होता है, चिंतन उनका अधिक होता है, नहीं मानसिक रूप से उनका विकास ज्यादा रहता है। इसी कड़ी में आगे हम देखते हैं हेरोडोटस को। हेरोडोटस ने वातावरण का प्रभाव मानते हुए इन्होंने क्या बताया कि जिस प्रकार का वातावरण है, वातावरण के अनुसार ही मनुष्य का जीवन रहता है। इन्होंने बताया कि एक तो मनुष्य है वो कैसा होता है, घुमक्कड़। मनुष्य का स्वभाव होता है घुमक्कड़, और एक है स्थायी, यानी एक तो अस्थायी जीवन यापन करते हैं और एक स्थायी जीवन यापन करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि घुमक्कड़ तो वो करते हैं जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग, उनका प्रमुख व्यवसाय क्या रहता है? पशुपालन उनका व्यवसाय रहता है। क्या रहता है? पशुपालन उनका प्रमुख व्यवसाय रहता है। तो जैसे पशुपालन व्यवसाय करेगा वो व्यक्ति पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे गर्मियों के दिनों में वो पर्वत की ऊपर चोटी में चले जाते हैं, चोटी पर चले जाते हैं और वहां जाकर अपना पशुपालन का व्यवसाय करते हैं। सर्दी का समय आता है, सर्दी का मौसम आता है, तो शीत ऋतु में ये लोग क्या करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग अपने पशुओं को घाटियों में ले आते हैं और वहां निवास करते हैं। तो इनका जीवन कैसा हो जाता है? घुमक्कड़ जीवन हो जाता है और अस्थायी जीवन हो जाता है। स्थायी जीवन वो कहाँ होता है? जहाँ की जो जलवायु है, जलवायु और जो भाग कैसा है? मैदानी। जलवायु तो होगी अनुकूल और मैदानी भाग होगा, तो वहां पर प्रमुख रूप से व्यवसाय क्या किया जाएगा? कृषि किया जाएगा। जहां की जलवायु अनुकूल है और धरातल है वो मैदानी भाग है, तो मैदानी भागों में मुख्य रूप से व्यवसाय किया जाता है कृषि का। तो कृषि व्यवसाय के कारण यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ पर मुख्य रूप से ये लोग स्थायी रूप से जीवन यापन करते हैं, स्थायी रूप से इनका निवास स्थान रहता है। तो ये तो था प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में क्या रहता है कि प्राचीन काल में एक दूसरे के बारे में ज्ञान है वो सीमित रहता है, एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित है। ज्ञान सीमित होने का कारण बताया है। कारण क्या है कि मानव समाजों के बीच में क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं न के बराबर होती है, क्रियाएं बिल्कुल नहीं होती है। और परिवहन विकास है, परिवहन विकास भी नहीं रहता है। परिवहन के अभाव के कारण मनुष्य एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाता है और मनुष्य इस कारण से एक दूसरे के बारे में जानकारी है बिल्कुल कम रहती है। जानकारी क्या है? सीमित रहती है। एक दूसरे के बारे में ज्ञान है वो सीमित है। प्राचीन काल में वातावरण को प्रभावी माना है और वातावरण को प्रभावी मानते हुए कुछ विद्वान लिखते हैं, जैसे अरस्तु कहते हैं कि जलवायु का प्रभाव मनुष्य पर रहता है। जिस प्रकार की जलवायु होती है वहां का मनुष्य उसी प्रकार का होता है। जैसे ठंडे प्रदेशों का मनुष्य शारीरिक रूप से बहादुर और ठोस होता है, लेकिन मानसिक रूप से वो चिंतन में कमजोर होते हैं। और उष्ण प्रदेश है, जैसे मुख्य रूप से एशिया को उदाहरण के रूप में लिया है, तो वहाँ यहाँ के क्या है? शारीरिक रूप से लोग हैं वो शारीरिक रूप से तो सुस्त होते हैं, यानी आलस्य वाले लोग होते हैं, लेकिन चिंतन है इनका वो चिंतन अधिक है, यानी मानसिक रूप से इनका विकास ज्यादा होता है। हेरोडोटस ने वातावरण का प्रभाव बताते हुए कहा है कि कुछ लोग घुमक्कड़ होते हैं, कुछ लोग स्थायी रूप से निवास करते हैं। घुमक्कड़ लोग वो जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं उनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन रहता है, और स्थायी लोग वो स्थायी निवास उनका रहता है जो कृषि कार्य करते हैं, मैदानी भागों में निवास करते हैं, और मैदानी भागों में वहां की जलवायु है अनुकूल होती है। तो इस प्रकार से प्राचीन काल की बात कही गई है। तो प्राचीन काल में क्या है? वातावरण को प्रभावी माना है, और जो अपने नियतिवाद है या निश्चयवाद है, निश्चयवाद विचारधारा है, यहीं से निकलती है। प्राचीन काल से निश्चयवाद विचारधारा है वो जुड़ी हुई रहती है। अब बात करते हैं हम मध्यकाल की। तो मध्यकाल में क्या रहता है? मध्यकाल में दोस्तों थोड़ा थोड़ा विकास शुरू हो जाता है, और जहां तक वातावरण है वातावरण प्रभावित था। अब मध्यकाल में क्या हो जाता है? धीरे धीरे नौचालन
नौचालन का ज्ञान हो जाता है। नौचालन यानी नाव, नौचालन यानी नाव चलाने का ज्ञान हो जाता है। और नौचालन के साथ साथ में ही यहाँ पर नई नई खोजें होती है, नई नई खोजें होती है, तकनीकी विकास होता है। तो नई खोज होती है, तकनीकी विकास होता है। तो जो हमारे कई प्रदेश है, कई देश है, कई क्षेत्र है, उनके बारे में हमारे अभी पहले ज्ञान कम था, मनुष्य को ज्ञान कम था, तो उनके बारे में मिथक रहस्य थे। मिथक रहस्य क्या होते हैं? मिथक कहानियां होती है जो काल्पनिक होती है, वास्तविक नहीं होती है। जैसे प्राचीन काल की जो कहानियां है उसमें चलता है रामायण के रूप में, जैसे कहते हैं कि हनुमान जी ने क्या किया, सूर्य को मुंह में ले लिया था। लेकिन इस प्रकार की जो कहानियां हैं, मिथक कहानियां, उन मिथक कहानियों का धीरे धीरे क्या हुआ, जो रहस्य वो रहस्य खुलने लग गया। यानी नई खोज हुई, नए विकास हुए, तकनीकी विकास होने के कारण क्या हुआ, इस प्रकार की जो मिथक कहानियां हैं उनके रहस्य सामने आने लगे, खुलने लग गए। तो आधुनिक काल में, सॉरी, मध्यकाल में इस प्रकार का कार्य शुरू हो गया, यानी ऐसी जानकारी मिलती है। और नौचालन हो जाता है। तो नौचालन के कारण क्या हो जाता है? उपनिवेशीकरण। उपनिवेशीकरण, उपनिवेशीकरण यानी एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में जाकर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, उदारीकरण का कार्य करते हैं। तो उपनिवेशीकरण है, व्यापार है, व्यापार की जो रुचियां हैं, उपनिवेशीकरण और व्यापारिक रुचियां हैं, इनके कारण क्या होता है, नए नए क्षेत्रों की खोज होती है। नए क्षेत्रों की खोज कैसे होती है? जैसे व्यापार के लिए लोग है, जैसे नौचालन का ज्ञान हो जाता है, नाव चालन का ज्ञान हो गया, तो इसी कारण से इंग्लैंड के जो लोग हैं अपने दक्षिण एशिया के भाग में आते हैं, अपने जैसे भारत की तरफ आते हैं, दक्षिण एशिया की तरफ आते हैं और यहाँ पर आके अपना उपनिवेशीकरण जमाते हैं, उदारीकरण जमाते हैं, अपना जो व्यापार को बढ़ावा देते हैं। तो वो यदि नाव चालन का ज्ञान नहीं होता तो वहां से यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, अपने समुद्री मार्गों का विकास नहीं हो पाता। इस प्रकार से मध्यकाल है, मध्यकाल में क्या है, नौचालन है, नौचालन के ज्ञान से भी क्या होता है, नए क्षेत्रों की खोज होती है। तो यह था मध्यकाल और प्राचीन काल। अब चलते हैं आधुनिक काल की तरफ। तो आधुनिक काल है, आधुनिक काल की जो शुरुआत है, आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है जर्मन भूगोलवेताओं के द्वारा। जर्मन भूगोलवेताओं के द्वारा। तो जर्मन भूगोलवेताओं में प्रमुख कौन से हैं? जर्मन भूगोलवेताओं में सबसे प्रमुख रूप में देखा जाए तो अपने आप पीछे भी हमने देख लिया है, रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल है, ये प्रमुख है। इनके अलावा हम्बोल्ट, रिस्तोफेन है, पेसेल है आदि। तो इनमें अपने जर्मन भूगोलवेताओं में प्रमुख रूप से फ्रेडरिक रेडजेल, हम्बोल्ट, रिस्तोफेन और पेसेल आदि है। फ्रेडरिक रेडजेल को हमने पहले बात कर चुके हैं कि यह फ्रेडरिक रेडजेल है। आधुनिक भूगोल की शुरुआत ही जर्मनी से मानी जाती है और उसमें प्रमुख है रेडजेल। तो इसी कारण से इनको क्या कहा जाता है, जो आधुनिक भूगोल है, आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। जनक क्यों कहा जाता है, ये हम पीछे के वीडियो में बात कर चुके हैं, पीछे की क्लास में हमारी ये बात हो चुकी है। इनके अलावा जर्मन के बाद में फ्रांस में भी मानव भूगोल है, मानव भूगोल का विकास होता है। तो फ्रांस में क्या है, फ्रांस में सबसे ज्यादा आधुनिक मानव भूगोल है, आधुनिक मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास है। तो सर्वाधिक विकास कहां होता है, सर्वाधिक विकास होता है फ्रांस में। फ्रांस के एक भूगोलवेता है जिसका नाम है विडाल
डीला ब्लास, विडाल डीला ब्लास है जिन्होंने अपने संभववाद की नींव रखी थी, संभववाद के प्रवर्तक है। फ्रांस के अलावा आधुनिक मानव भूगोल का विकास और कहां पर हुआ है? जैसे आधुनिक मानव भूगोल 20वीं शताब्दी है, 20वीं सदी में सभी देशों में इसका विकास शुरू हो गया था। इन सभी देशों में इसका विकास हो चुका था मानव भूगोल का। किस सदी में? 20वीं सदी में। अमेरिका है, अमेरिका के कौन कौन है? पीछे इनकी भी बात कर चुके हैं हम। अमेरिका वाले में रहते हैं अपने, मैंने बताया था कि हटिंगटन ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से हैं? एक तो भौतिक वातावरण और दूसरा मानवीय अनुक्रियाएं। तो एक तो है हटिंगटन। रेड जेल की शिष्या जिसका नाम क्या था? एलन सैंपल। इन्होंने भी मानव भूगोल है, आधुनिक मानव भूगोल में अपना योगदान दिया था। और रेड जेल और एलन सैंपल है, ये दोनों अपने नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा उसके प्रवर्तक माने जाते हैं, उसके समर्थक हैं। तो सैंपल और फिर एक अमेरिकी विद्वान थे जिन्होंने इन दोनों के बीच में पारस्परिक जो संबंध है, अपने नियतिवाद और नवनियतिवाद है, नवनिश्चयवाद, संभववाद, इनके बीच का जो मार्ग था, बीच का मार्ग अपनाया था। वो बीच का मार्ग अपनाने वाले कौन थे? वो थे ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर। तो ये 3 विद्वान अमेरिकन विद्वान है, अमेरिकन भूगोल रहता है। इनके बाद में अपने आते हैं ब्रिटेन के। ब्रिटेन है, ब्रिटेन वालों में आता है मैकेंडी। मैकेंडिर और हर्बर्टसन। हर्बर्टसन और रोक्सबी, ये है ब्रिटेन के। ब्रिटेन वाले में आधुनिक भूगोल है, उसमें क्या रहता है? मैकेंडिर और हर्बर्टसन और रोक्सबी, ये 3 विद्वान है ब्रिटेन के। ये है अपना आधुनिक मानव भूगोल। तो आधुनिक मानव भूगोल है, आधुनिक मानव भूगोल की बात करते हैं। तो आधुनिक मानव भूगोल में जो 20वीं सदी है, 20वीं सदी में सभी देशों में आधुनिक मानव भूगोल है, उसका विकास हो जाता है। सभी जगह आधुनिक मानव भूगोल शुरू हो जाती है, इसकी शुरुआत हो जाती है। आरंभिक रूप से होती है जर्मनी में, जर्मन भूगोलवेताओं के द्वारा, जिनमें अपने रेड जेल है, रेड जेल के अलावा हमबोल्ट है, रिस्तोफेन है, पेसेल है, ये प्रमुख रूप से रहते हैं। रेड जेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। फ्रांस है, फ्रांस में सर्वाधिक आधुनिक मानव भूगोल है, उसका विकास होता है। और फ्रांस में रहते हैं विडाल डीला ब्लास, एक ही व्यक्ति का नाम है ये। इसने संभववाद की नींव रखी थी। अमेरिकन विद्वान है, इसमें हटिंगटन है और ग्रिफिथ टेलर है, एलन सैंपल है। ब्रिटेन वाले में है मैकेंडीर, रोक्सबी और हर्बर्टसन, ये रहते हैं। अब आधुनिक मानव भूगोल, आधुनिक समय में, आधुनिक काल में क्या रहता है? इसमें विचारधारा आती है, 3 विचारधारा प्रमुख। वो 3 विचारधारा कौन कौन सी है? तो पहली विचारधारा आती है, इसमें क्या पर्यावरण और मानव है, इसके बीच में जो अंतर सह संबंध है, इन पर विचार किया जाता है। तो पहली विचारधारा आती है, वो है पहली विचारधारा नियतिवाद। इसका दूसरा नाम निश्चयवाद भी है। नियतिवाद या निश्चयवाद है, इसके प्रवर्तक कौन है? नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रवर्तक। तो इसके प्रवर्तक अपने या समर्थक के रूप में देखते हैं तो रेड जेल और रेड जेल के साथ में इनकी शिष्य है जिसका नाम है एलन सैंपल। ये विचारधारा क्या अभिव्यक्त करती है, क्या बताती है?
तो इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति प्रभावी रहती है। प्रकृति को प्रभावशाली या बलशाली माना है। किसके अनुसार? नीतिवाद या निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार, जिसके अपने समर्थक रेटजेल और एलन सैंपल है। दूसरी विचारधारा आती है, वो कौन सी आती है? दूसरी विचारधारा है संभववाद। संभववाद विचारधारा में मानव को प्रभावशाली माना जाता है। मानव प्रभावशाली रहता है और संभववाद विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं विडाल डिला ब्लास। विडाल डिला ब्लास। तीसरी विचारधारा आती है, वो है नवनीतिवाद। नवनिश्चयवाद। नव संभववाद इसी के नाम है। और इस विचारधारा का नारा क्या रहता है? रुको व जाओ। रुको व जाओ विचार रहते हैं। इसका नारा क्या है? रुको व जाओ। यानी इसमें अवसरों की प्रधानता रहती है, जो अपने पहले मनुष्य को और बाद में मनुष्य के बाद में रहता है प्रकृति। इन प्रकृति और मनुष्य इन दोनों को प्रभावशाली माना है। लेकिन यह तो रुको और जाओ विचारधारा है, इसमें क्या है? मनुष्य और प्रकृति के बीच में पारस्परिक सामंजस्य पर विशेष बल दिया जाता है। यानी पारस्परिक सामंजस्य। पारस्परिक सामंजस्य पर विशेष बल दिया जाता है। अब जो कालक्रम है, इनके बाद एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। तो महत्वपूर्ण परिवर्तनों में देखा जाए तो परिवर्तन आया था 1930 में। पहला परिवर्तन 1930 में, यानी महत्वपूर्ण परिवर्तन। महत्वपूर्ण परिवर्तन है 1930 में। 1930 में जो परिवर्तन आया, इसमें क्या रहता है? मुख्य बात जो विशेष है उस थॉट को हम देखते हैं। तो इस समय क्या होता? जो मानव भूगोल है, वो मानव भूगोल दो शाखाओं में विभक्त हो गई। एक तो सांस्कृतिक भूगोल और दूसरी हो गई आर्थिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, ये 1930 में। 1930 के बाद में महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है 1970 में। 1970 में जो परिवर्तन आता है, इसमें क्या है कि मानव भूगोल है। मानव भूगोल में 1970 से पहले जो अध्ययन किया जाता वो अमूर्त रूप से किया जाता। अमूर्त यानी काल्पनिक रूप से। लेकिन 1970 के बाद में क्या है? मानव भूगोल में अध्ययन किया जाने लग गया मूर्त विषयों का। मूर्त विषय वस्तु है, उनका अध्ययन करना शुरू हो गया था। 1970 से पहले जो मानव भूगोल है, वो मानव भूगोल में अमूर्त विषयों का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद में मूर्त के रूप में होता है। 1970 के बाद में क्या होता है? जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल से क्या हो जाता है? यथार्थ के रूप में हो जाता है। इसको मान्यता किस रूप में मिलती है? यथार्थ के रूप में, यानी व्यवहारिक रूप में मिलती है। यथार्थ या व्यवहारिक, या एक व्यवहार का विज्ञान के रूप में, या व्यवहार के ज्ञान के रूप में मिलती है। ज्ञान व्यवहार का ज्ञान है, इसके रूप में इसको मान्यता मिलती है। तो इसमें क्या किया जाता है? सामाजिक कल्याण के पक्ष है, सामाजिक कल्याण के पक्षों को सम्मिलित कर लिया जाता है। सामाजिक कल्याण के पक्ष, सामाजिक कल्याण के पक्षों को सम्मिलित कर लिया जाता है। और वो सामाजिक कल्याण के पक्ष कौन कौन से रहते हैं? अपने स्वास्थ्य के बाद में साथ में शिक्षा और आर्थिक पक्ष, यानी स्वास्थ्य पक्ष है या शिक्षा पक्ष, आर्थिक पक्ष,
आदि इस प्रकार के पक्ष है उनको सम्मिलित कर लिया जाता है व्यवहारिक मानव भूगोल में, या व्यवहार का जो विज्ञान है उसमें समाज कल्याण के पक्षों में सम्मिलित कर लिया जाता है। तीसरा परिवर्तन आता है वो 21वीं शताब्दी में आता है। 21वीं सदी में, और इस परिवर्तन में क्या रहता है, इसमें इतना ही है कि जो पहले वैश्विक रूप में अध्ययन था वो वैश्विक रूप से अध्ययन किस में चला गया, अब वैश्विक रूप से स्थान विशेष के रूप में, स्थान विशेष के रूप में अध्ययन होना शुरू हो गया। यानी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखते हैं तो महत्वपूर्ण परिवर्तन में 1930 है। 1930 में क्या रहता है, जो मानव भूगोल है इसकी दो शाखाएं हो जाती है, सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। 1970 में दूसरा परिवर्तन देखते हैं तो 1970 के परिवर्तन में क्या रहता है, अमूर्त विषयों है, अमूर्त विषय वस्तुओं को की जगह पर मूर्त विषय वस्तु है, अमूर्त विषय वस्तुओं की जगह मूर्त विषय वस्तुओं का अध्ययन शुरू होता है। और मानव भूगोल है, मानव भूगोल को यथार्थ रूप में अध्ययन करना शुरू किया जाता है। यथार्थ यानी व्यवहार का जो ज्ञान है उसके रूप में अध्ययन करना शुरू किया जाता है। और व्यवहार के रूप में देखा जाता है तो व्यवहार का ज्ञान है उसमें सामाजिक कल्याण के पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। और सामाजिक कल्याण के पक्षों में स्वास्थ्य, मानव भूगोल का जो विषय है उसमें देखते होंगे स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान भी दिया जाता है, शिक्षा साक्षरता से संबंधित ज्ञान भी दिया जाता है, आर्थिक यानी अपने व्यवसाय से संबंधित ज्ञान भी रखा जाता है। 21वीं सदी में जो वैश्विक ज्ञान था, वैश्विक ज्ञान है इस पर कम बल दिया जाता है और इससे ज्यादा बल दिया जाता है स्थान विशेष पर। अधिक बल किस पर दिया जाता है, स्थान विशेष पर अधिक बल दिया जाता है। दोस्तों इसी के साथ अपना पहला चैप्टर है वो पूर्ण होता है और नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर मिलेगा। तो पूरा सिलेबस आप पढ़ना चाहते हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और जो भी छात्र है, जो भी विद्यार्थी है वहां तक इस वीडियो को पहुंचाए, शेयर करें।